नमस्कार, स्वागत है आपका मैप्स एंड मेटाफर्स के एक और एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट प्रणव। आज पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हमारे साथ 3 विशेष अतिथि हैं, जिनमें से 2 हमारे परिवार के सम्मानित वरिष्ठ सदस्य हैं और तीसरे अतिथि परिवार के छोटे हैं और वे युवा पीढ़ी से हैं। इस एपिसोड में हम आजकल के खान पान से संबंधित बातचीत करेंगे। हम मल्टीग्रेन और विभिन्न अनाज विकल्पों के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा मैं इस एपिसोड में अपने बड़ों के दृष्टिकोण से समय में पीछे जाने की कोशिश करूँगा और यह समझने की कोशिश करूँगा कि जब वह युवा थे तो उनकी जीवन शैली और खाद्य विकल्प क्या थे। दूसरी ओर वर्तमान समय में युवा पीढ़ी के खाद्य विकल्प और जीवन शैली की तुलना पहले के ज़माने से करना बड़ा रोचक होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आजकल हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बहुत बार वो हेल्थ कॉन्शियस भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आए दिन न्यूज़ में सुनने को आता है बहुत यंग लोग हैं, उनको कभी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, कभी शुगर की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ही दुखद है और अक्सर ही मतलब इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि कोई समझ पाए कि भाई इसके पीछे उत्तर क्या है। इसी जिज्ञासा के साथ मैं अपने परिवार के बड़ों से बातचीत करना प्रारंभ करता हूँ। उनसे डेफिनेटली हम जानना चाहेंगे कि उनके ज़माने में जो होता था वो अभी के ज़माने में क्या डिफरेंस देखते हैं, खाने पीने से रिलेटेड या जनरल लाइफस्टाइल में। हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे चूक है जो करेक्ट करी जा सकती है। तो क्या आपको याद है कि जब आप 5 या 10 साल के रहे होंगे तब आपकी खाने की थाली कैसी दिखती थी? घर में सब शुद्ध खाना बनता था। उसमें दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, इसके साथ साथ पापड़, अचार, यही सब शुद्ध खाना होता था। और सभी परिवार के लोग उसको बड़े स्वाद से और बड़े चाव से खाते थे। और वह पूरी तरह से हेल्दी होता था और सभी तरह से इसमें कोई कमी नहीं रहती थी। कभी ऐसा भी होता था कि आप रोक के खाना खाते थे कि नहीं हम एक ही रोटी खाएंगे या 2, या मतलब वो डाइट के हिसाब से चेंज होता रहता था या खेल कूद के हिसाब से चेंज होता था? कुछ ऐसी आपको मेमोरी है? ऐसा तो कुछ नहीं था। पहले के ज़माने में परिवार में जो बनता था, परिवार के सभी बच्चों को, सभी परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठ के खाना होता था। हम लोग अपनी कोई ऐसी जिद नहीं करते थे कि हमें कहीं बाहर ही खाना है, या अधिकतर घर में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, यही पूरा संपूर्ण आहार जो होता है वो मिलता था हमको। और माँ के हाथ का बना होता था, शुद्धता से बना हुआ होता था। और एक ज़माना ऐसा भी था कि घर में ही सब तैयार, आटा तक घर में तैयार किया जाता था, उससे बनता था। तो उसकी शुद्धता का तो कोई मतलब समायोजन ही नहीं है किस आज के परिवेश के हिसाब से। तो बिल्कुल शुद्ध खाना मिलता था। तो यही हमारी डिमांड रहती थी बस। आप ये थोड़ा सा और डिटेल में बता सकते हैं? आप जैसे बोल रहे हो कि आटा घर पे ही बनता था, तो जैसे कि हम सुन रहे हैं इस बात को, तो हम इसको थोड़ा सा दृश्य को इमेजिन करना चाहेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें बता सकते हैं आप कि किस तरीके की चक्की होती थी या मशीन होती थी या चक्की हाथ से चलती थी? क्या क्या होता था, मतलब थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? पहले चक्की हर घर में होती थी। अब आजकल की जनरेशन ने शायद वो देखी भी नहीं होगी। हर घर में चक्कियाँ होती थी। और भी पूर्व पहले के ज़माने में चले जाओ तो वहाँ तो महिलाएं सुबह से उठ के सबसे पहले 4 बजे उठ के गेहूँ पीसती थी और उसे पिसे हुए गेहूँ आटे से रोटी बनाई जाती थी। वो अपने आप ही शारीरिक श्रम इतना हो जाता था उनका, और परिवार के लिए भरण पोषण की तैयारी हो जाती थी। तो मतलब 2 पार्टों को मिला के एक चक्की बनती थी, शायद आप लोगों ने ना देखी हो। तो घर के एक कोने में उसका स्थान निश्चित होता था और वहाँ रखी रहती थी। सुबह से उसमें आटा पिसना शुरू हो जाता था। अगर मसाले पिसने हो तो मसाले भी उसी में पिसते थे और सफाई करके फिर उसको रख दी जाती थी। यही दिनचर्या थी उन लोगों की उस समय। किचन में कुछ और ऐसा भी आज की डेट में है हमारे मॉडर्न किचन्स में जो पहले होता था और अब नहीं दिखता आपको? हमारे ज़माने में अधिकांश घरों में चूल्हे पर ही खाना बनता था। सीढ़ियाँ हुआ करती थी कोयले की, उस पर बनता था।
तो वो खाना बहुत ही लाभदायक और अच्छे उच्च ताप में पका हुआ होता था, तो शरीर और स्वास्थ्य के लिए बड़े फायदेमंद होता था। आज नए ज़माने में तो खाना पकाने बनाने के इलेक्ट्रॉनिक इतने साधन चल गए, उसकी अपेक्षा वो जो देसी साधन थे वो बहुत फायदेमंद थे। और हर घर में ही चूल्हे पे अथवा सिगड़ी पर ही खाना बनता था। जब अगर हम बात करें चूल्हे की, तो चूल्हे पे जब खाना बनता है स्वादिष्ट तो बहुत लगता है। आज की डेट में हम उसको पिकनिक की तरह बनाते हैं, या फिर मतलब साल में 2 या 4 बार ही कभी ऐसा मौका मिले तो हम कभी जंगलों में या कभी छत पे, मतलब जिसका जैसा साधन रहा वो वैसे कर पाता है। लेकिन एक ये भी चीज़ है कि इन सबको बनाने में बहुत समय लगता है। चूल्हे पे आपको पहले तो लकड़ी लेके आनी है, चलो मान लिया कि लकड़ी है भी, फिर भी उसको जलाने में समय लगता है, फिर आँच बनाने में समय लगता है, फिर खाना पकने में भी बहुत समय लगता है। तो जिस हिसाब से हमारे पास समय की कमी है आज की डेट में, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं, तो आपको स्वाद में भी अंतर लगता होगा तब के और अब के स्वाद में, क्योंकि चूल्हे की बनी हुए खाने को अगर हम कंपेयर करें गैस का या इंडक्शन पे बना हुआ, तो आपको लगता है क्या उससे भी कुछ समस्या हो सकती है किसी को? चूल्हे पे खाने में जो बनता था, रोटी का एक एक कण कण सिक्के अपने को मिलता था, तो वो जल्दी पचती थी रोटी। आज अपन गैस पे या इंडक्शन पे या अन्य साधनों के द्वारा जो रोटी तैयार करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसकी पकने की, आज कुकर में ही अपन दाल रख देते हैं। ये उदाहरण के लिए बताऊंगी, कुकर में दाल 5 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। और वही दाल हम पहले के ज़माने में बटलोई में बनती थी, चूल्हे की आंच पे धीमी धीमी पकती थी, तो वो धीमी धीमी पकी दाल का स्वाद और आज के कुकर की दाल का स्वाद आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंट होगा। उसका एकदम वो ब्रेक कर देती है नाच को आज की कुकर की दाल, और वहाँ धीमी धीमी तपती थी, तो धीरे धीरे घुलती थी और वो अलग ही स्वाद देती थी। तो उस ज़माने के स्वाद का तो आज के ज़माने में कोई तुलना नहीं कर सकते हम। हाँ, ये हम मानते हैं कि आज समय की कमी सभी के पास है, क्योंकि हर व्यक्ति व्यस्त है, तो इसलिए हमने भी उसको स्वीकार कर लिया। हम भी आज गैस के पे ही खाना खाते हैं। हाँ, ये बात तो है, उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्थ इम्पैक्ट तो होता ही होगा अगर आप कोई चीज़ इतनी जल्दी पका रहे हैं। एक और सवाल है मेरे को आप लोगों से कि आपके ज़माने में स्ट्रीट फूड का कोई चलन था क्या, या मतलब कैसे लोग शौक़ रखते थे उस टाइम, जैसे कि घर के खाने से बोर हो गए तो बाहर जाके खाना का मन करा कभी, तो क्या क्या ऑप्शन होते थे और किस तरीके का चलन था, आप लोग बताना चाहेंगे थोड़ा इस बारे में? बाज़ार में चाट खोमचे मिलते थे, मिठाइयों की दुकानें हुआ करती थी। मेनली यही घर के बच्चे या बड़ों की डिमांड रहा करती थी कि चलो आज फलानी जगह के चाट खा के आए या फलानी जगह। बाकी जो होता महीने में एक आधी बार था, नहीं तो बाकी के सब दिन घर पे ही खाना बनता था और खिलाई जाता था। संयुक्त परिवार होते थे, सब मिलजुल कर सब काम होते थे और सब चीज़ें घर पे ही बन जाती थी ज़्यादातर। लेकिन कभी यदि ऐसा मन होता था बच्चों का तो घर से बाहर जाते थे, नहीं तो जो भी खाना है, मिठाई है, चाट है, घर पे ही बन जाती थी और घर पे ही खाते थे। फिर तो मुझे लगता है कि ऑप्शंस भी बहुत कम रहते होंगे, इक्का दुक्के ही ठेले होते होंगे किसी के मोहल्ले में, अगर देखा जाए तो बहुत ऑप्शन नहीं किए थे। रेडियो की रेडियाँ लगी हुई हैं 12-12, 15-15 का कम ही रहता होगा। उस टाइम में बहुत रेयर कम ही होते थे, जो हलवाई भी कम होते थे, चाट वाट के जो ठेले या खोमचे होते थे बहुत कम होते थे, क्योंकि आज के टाइम में तो जो फास्ट फूड इतना चल गया है, तो उस टाइम में जो कुछ नहीं था, तो लिमिटेड ही आइटम बनते थे और वो उनमें ही सब काम हो जाता था। अब जैसे मैं बात करूं कि त्योहारों पे बहुत अक्सर मिठाइयाँ और तरह तरह के मटरी पकवान बनते हैं, तो उस ज़माने में भी घर में बन जाते थे क्या वो, कि बहुत हलवाइयों पे डिपेंडेंट निर्भर रहते थे लोग? पहले के ज़माने में महिलाएं इतनी सक्रिय रहती थी, हर त्योहार को
केवल त्यौहार के दिन ही नहीं मनाते थे, बल्कि हम 4 दिन पहले से मनाने लगते थे। दीपावली का त्यौहार आया तो 4 दिन पहले से घर में ही मिठाई नमकीन सब कुछ बनता था। होली का त्यौहार आया तो उसकी तैयारी अलग चलती थी। संक्रांति का तो अलग तरह तरह के लड्डू बन रहे। तो घर में ही हमको इतना सब कुछ मिलता था, तो हम बाजार की तरफ क्यों जाएंगे। इसलिए वहाँ उस समय मार्केट इस तरह का चलता ही नहीं था। उस समय ये बाज़ार की मिठाइयाँ या नमकीन इतना कोई भी बच्चे प्रेफर नहीं करते थे। और घर के बने, हम स्कूलों में भी थे तो सब अपने अपने घर के बने पकवान लाते थे त्योहारों के साथ। त्योहारों के बाद हम सब लोग मिल बांट के वही खाते थे। वही हमारी एक पिकनिक थी। तो मतलब जैसे हम उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों के ज़माने में जो चीज़ें होती थी और आज जो हैं काफ़ी मोटा अंतर तो दिखता है। आप लोग जिस हिसाब से बता रहे हो तो कहीं ना कहीं उसी में छुपे हुए जवाब हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में हम जाते हैं। जैसे कि आपने किचन का बताया, चक्की का बताया, चूल्हे पे बात करी अपन ने। तो आपके हिसाब से अनाज उस टाइम में कैसा रहता था? आज हम बहुत गेहूँ खाते हैं, क्या तभी भी लोग गेहूँ ही खाते थे इतना? और मतलब कैसा था वो या कुछ और भी रहता था? उस जमाने में गेहूं तो रहता ही था, साथ में अन्य अनाजों का भी प्रचलन था। ज्वार है, मक्का है, बाजरा है। तो ये मौसम अनुकूल ज़्यादातर खाया करते थे। जैसे सर्दियां हैं तो मक्का ज्वार, और बारिश है तो बाजरा, और इसके अलावा साथ में गेहूं का सपोर्ट रहता था। तो वो भी, लेकिन पूरी तरह गेहूं पर डिपेंड नहीं थे। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि ये सब अनाज खाने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। और ये सब अनाज है, इनमें फाइबर्स बहुत होता है, तो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद था। अब आज जो है, जो गेहूं के साथ रिफाइंड गेहूं, इसका प्रयोग ज़्यादा बढ़ने से जब नई नई प्रॉब्लमें आना चालू हो गई हैं। तो शिवम ये बताइए कि आज के समय में एक थाली कैसी होती है या होनी चाहिए? अगर हम घर की थाली की बात करें तो घर की थाली ऐसी होती है, उसमें पूर्ण आहार, संपूर्ण आहार होता है। तो उसमें अगर हम एक सात्विक खाना खा रहे हैं तो उसमें दाल, रोटी, चावल, सब्ज़ी, ऐसे सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक हमें हमारी पूरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती हैं। इसके अलावा अगर बात करें, अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे खान पान में बाहर की चीज़ें बहुत आ गई हैं। जैसे कि ऐसा हो जाता है कि एक दिन में हम कहीं बाहर खाया है, कोई एक मील हमने बाहर कर लिया, और उस समय क्या होता है कि वो शायद हम स्वाद के लिए तो खा लेते हैं, बट वो न्यूट्रिएंट्स उसमें ना रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो खाना पेट में जाने के बाद शरीर को भी नुकसान देता ही है। चाहे वो आपका डाइजेशन ख़राब करे, चाहे वो आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब करे, वो हर तरीके से कहीं ना कहीं नुकसान दे देता है। तो आज के टाइम पे जो मतलब आज के लोगों की जो कहें कि थाली है, वो काफ़ी, उसमें मतलब काफ़ी कंट्रास्ट है। उसमें उसमें घर का खाना है तो पोषण भी है, और बाहर का खाते हैं तो वो नुकसानदायक भी है। और जैसे कि ऐसा भी होता है कि मेरी जनरेशन के कई लोग हैं जो बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जॉब पर हैं या पढ़ने गए हुए हैं बाहर, तो उनका खाने का अगर वो खुद बनाते हैं या करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि समय की कमी के कारण कुछ भी बना लिया, कुछ भी खा लिया, सिर्फ एक पेट भरने का ही माध्यम रहता है। तो उधर न्यूट्रिएंट्स का जो बैलेंस होता है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। और बाकी आज के टाइम पर ऐसा है कि लोग हैं हेल्थ कॉन्शियस। आज हम देखेंगे कि पहले से ज़्यादा लोग एक्सरसाइज भी करने लगे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा है कि सबका बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। ऑफिस में है तो उनका बैठने का काम ज़्यादा रहता है, माइंड का काम ज़्यादा रहता है, लेबोरियस काम ख़त्म हो गए हैं। तो उसके कारण मतलब लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन में हेल्थ जो है वो डेप्रिशिएट होता जा रहा है। जी बिल्कुल। और हम अगर अपनी थाली की बात करें तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रोटी। रोटी के लिए लगता है अनाज। तो अगर हम अनाज की बात करें तो इसमें गेहूँ जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है हर किसी की डाइट में।
चाहे वो रोटी हो या फिर ब्रेड हो, हर किसी में गेहूं का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको क्यों लगता है कि गेहूं इतना ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं, और उसमें प्रॉब्लम्स भी हैं क्या गेहूं में? गेहूं में अगर देखा जाए तो एक अपने आप में एक अच्छा अनाज है, उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। गेहूं का अगर हम बात करें कि कंजम्पशन ज़्यादा क्यों है, वो इसलिए कि सरकार ने उसको काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज किया है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो मेन जो फोकस था उस टाइम गवर्नमेंट्स का, वो इस चीज़ पर था कि लोगों को अनाज मिले और उनका पेट भरे। जी, जो हरित क्रांति लेके आए, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, उसमें सरकार का मेन जो एम था, जो लक्ष्य था उनका, वो यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो गेहूँ की, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज हो, भारत आत्मनिर्भर रहे इस चीज़ के लिए कि कहीं हमें किसी और से ना ख़रीदना पड़े, और हमारे देश की जनता के पेट में भी रोटी हो। तो इस कारण जो है गेहूँ का एक ये कह लो कि आप कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ा है। अगर आप गेहूँ की हिस्ट्री में जाएं तो आप ऐसा पाएंगे कि जो गेहूँ था वो लगभग आज से 10,000 साल पहले जो गोल्डन क्रिसेंट है। हमारे टाइम में गेहूं के अलावा अन्य अनाजों का भी उपयोग होता था। उसमें बदल बदल कर रोटियां ज्वार की हैं, कभी मक्के की हैं, कभी बाजरे की हैं, तो वो भी परिवार में बनती थी और वो भी खाई जाती थी। आज वर्तमान समय में पूरा फोकस गेहूं पर है। उसके साथ गेहूं के साथ मैदे का भी उपयोग होता है। उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस वक्त सभी अनाजों की रोटियां बनती थी और खाई जाती थी। आज की डेट में तो अगर हम बात करें कि रोटी खानी है तो हमको यही पता है कि गेहूं से ही बनती है रोटी। गेहूं के अलावा कुछ और रोटी का एकदम से दिमाग में ना आए, क्योंकि पता है हम लोगों ने भी खाई है, बाजरा मक्का इस सब की रोटी होती है, बट रोज़ाना में हम इतना नहीं सोचते। हमें पता है कि रोटी बननी है तो गेहूं से ही बननी है। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो गेहूं की रोटी एक, मतलब हमारे क्या स्टेपल डाइट में एक पार्ट होता है। तो चाहे वो आपको पसंद आए उसका टेस्ट या ना आए, पर वो आप उसको खाओगे ही, क्योंकि हम सबकी थाली में आपको जो है गेहूं की रोटी एक मिलेगी। मतलब जितने अगर आप कोई क्विजीन ही अगर बदल दें तो बात अलग है, बाकी अगर एक जो भारतीय खाना है उसमें रोटी का एक बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जहाँ तक बात है और अनाजों की, तो वो हम आज के जो समय में हम लोग उसको एक शौकिया तौर पे खा सकते हैं, पर वो कभी हमारे मतलब नेसेसिटी या कोई ज़रूरत का पार्ट नहीं बन मानते हैं हम उसको, और शायद वही समस्या है। तो मतलब गेहूं जो है वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, गेहूं अपने आप में अनाज बहुत वेल कंपोज्ड है, हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करता है। बट जब आप लोग अपने ज़माने की बात बता रहे हैं तो वहाँ पर और भी ग्रेन्स होते थे, तो अगर हम इसका उत्तर ढूंढें कि डाइट में क्या गड़बड़ हो रहा है, तो ये एक हो सकता है कि हम और अनाज नहीं खा रहे हैं, हम कम्प्लीटली गेहूं पे निर्भर हैं, एक ये हो सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जाके समझेंगे। अगर आप गेहूं की इतिहास के बारे में पढ़ें तो गेहूं वैसे 10,000 साल पहले धरती पर उपजा था। भारत में लगभग 3,500 साल पहले आया, और ये आया था ईरान इराक, क्योंकि वो एक गोल्डन क्रिसेंट करके एक एरिया था पहले जहाँ ये गेहूं उपजा था। उस एरिया में आज भी वो सबसे ज़्यादा, मतलब पूरे विश्व का सबसे फर्टाइल, सबसे उपजाऊ एरिया आज भी माना जाता है। उसमें इराक, ईरान, कुवैत और सीरिया, ये सारे देश भी आते हैं। तो उधर से वो गेहूँ उधर से आया था, और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इन सिविलाइजेशंस के थ्रू फिर वो भारत में आया था, और भारत में आने के बाद वो इस तरीके से बिहार तक ट्रैवल किया था। और गेहूं का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है भारत में, और भी क्योंकि यहाँ पर और भी अनाज थे जिनका उपयोग किया जाता था। पर धीरे धीरे गेहूं का उपयोग इसलिए बढ़ गया कि एक तो ये हर मौसम में किया जा सकता है, हर तरीके की ज़मीन पे किया जा सकता है। धीरे धीरे इसमें के जो बीज है उसमें परिवर्तन हुए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा उपज दे सके। और साथ ही साथ इसका एक और कारण था कि जब भारत में हरित क्रांति की गई तो वो की गई थी कि देश स्वावलंबी बने, अपनी गेहूं का उत्पादन खुद कर सके, बाहर से ना खरीदना पड़े। तो इसके कारण कि देश में कोई भूखा ना रहे, भुखमरी कम हो, तो इसको ज़्यादा प्रमोट किया गया गेहूं को। और इस कारण से आज
ये ऐसा कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा चलन में है। ये इतना चलन में आ चुका है कि अब लोग इसी को ही मेन आहार मान के चलते हैं। और उसके कारण क्या होता है, जो और अनाज होते हैं जिनसे हमें थोड़े और बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जिनसे और विटामिन्स और फाइबर्स जो हम कलेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ बंद हो गई है। इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे कि हम गेहूं की बात कर रहे हैं, हम गेहूं के साथ साथ और भी जो अनाज अगर हम खाना चाहें तो हम किस तरीके से उसको कंज्यूम कर सकते हैं? देखिए, गेहूँ तो मुख्य रूप से अपने खाने के जीवन में शामिल हो ही चुका है, लेकिन हम आए दिन देख रहे हैं कि इसके अपने शरीर पे, यूथ पे इसका असर गलत पड़ रहा है, नई नई बीमारियां लेके आ रहा है। तो आज के युग में एक मतलब हम मल्टीग्रेन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीग्रेन को माने कई तरह के आटों का, कई तरह के नाजों को मिला के हम आटा तैयार करें और उस आटे की रोटी बनाएं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकती है। तो उन आटों का मैं उन ग्रेन्स का नाम आपको बता सकती हूँ, जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, साथ में चना है, जौ है, रागी है। ये आजकल मिलेट्स इतने इस्तेमाल किए जाने लगे हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश की जा रही है। मल्टीग्रेन जो शब्द है, ये शब्द अपने आप में नया है, बट ये पूरा कॉन्सेप्ट जैसा आप भी बता रहे थे अपने ज़माने से, और बाकी दुनिया में भी अगर हम कई कई जगह के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे अनाजों को मिक्स करके उनको कंज्यूम करना, उनको खाना प्रचलन में रहा है बहुत बहुत पहले से। तो पक्की तौर से ये हमारे शरीर पे अच्छा असर ही करता होगा। अगर हम देखें तो गेहूँ अपने आप में बिल्कुल बुरा नहीं है, देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छा अनाज है, बट हम उसको में भी गलत तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं या फिर उसको हम रिफ़ाइन कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो जैसे कि पैकेट बेस्ड आज की डेट में आटा मिलता है बाज़ार में, जिस हिसाब से ब्रांडिंग होती है, जिस हिसाब से मार्केटिंग होती है कि बहुत सॉफ्ट या रोटी बहुत अच्छी बनेगी, ये आटे से आप खाइए, तो ये भी मुझे लगता है कई 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 मायने में गड़बड़ है। ये एकदम सही जानकारी नहीं है लोगों की, तो लोग कई बार भटक भी जाते हैं इससे। आजकल लोगों के पास समय की कमी है, तो अधिकतर घरों में पैक्ड आटा आता है जो मिल का तैयार किया जाता है। मिल के तैयार आटे को इस तरह गेहूं को उसको पुश करके बना के आया जाता है उस आटे को कि उसका जो फाइबर होता है वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। हालांकि अपने को देखने में बहुत बारीक आटा मिलेगा, सॉफ्ट रोटी बनेगी, लेकिन जो अपने शरीर पे उसका असर पड़ रहा है वो शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा तो कम हो गई है, तो वो हमें कैसे फ़ायदा करेगा। इसलिए तो मतलब मेरा सुझाव है कि मिल पे गेहूँ आटा खाने की बजाय यदि वो संभव हो सके तो हम स्वयं का पिसाया आटा खाएं, स्वयं की पास की चक्की से पिसवाएं या अपने घर की चक्की में बना लें। आजकल तो छोटी छोटी चक्कियाँ उपलब्ध हो गई हैं, हर घर में आजकल मिलने लगी हैं, तो उसमें भी आटा तैयार किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक चक्की आती हैं, तो कम से कम हमें फाइबरस आटा तो प्राप्त होगा। गेहूं को अगर अपने आप में देखा जाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद अनाज होता है, पर इंसान ने उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके, उसके साथ छेड़छाड़ करके उसमें काफ़ी उसको नुकसानदायक बना दिया है। यदि आप बात करें, जो आटा बाज़ार में हमको पैकेट के अंदर मिलता है वो एक तरीके से मैदा के बहुत ज़्यादा करीब होता है। वो आटा नहीं है, वो मैदा का ही एक बहुत अलग प्रारूप है। क्योंकि जो भी आटा आपको बाज़ार में मिलता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद किया जाता है ताकि वो देखने में अच्छा लगे। सफ़ेद करने के लिए उसको बारीक से बारीक पीसा जाता है। बारीक से बारीक पीसने के कारण जो उसमें जो मोटे आटे की हमको ज़रूरत है, जो हमारे शरीर को, वो मोटापन उसका ख़त्म हो गया। दूसरी बात क्या रहती है कि आटा ज़्यादा सफ़ेद दिखे उसके लिए उसका छिलका भी उतार दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रैन, व्हीट ब्रान जिसको कहा जाता है, जिसमें सारे फाइबर्स होते हैं। तो आज के टाइम पे जो आटा हमको मिलता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम है, जो आटा पहले के ज़माने में लोग खाते थे। तो अगर हम बोलें कि इसमें डाइटरी फाइबर बहुत कम रहता है और ये बिल्कुल मैदा जैसा हो जाता है, तो इसको इस एंगल से देखा जा सकता है कि इसका एब्जॉर्प्शन जो है अपने इंटेस्टाइन में, अपनी बॉडी में बहुत फास्ट होता होगा। मुझे लगता है डाइटरी फाइबर जो है और
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इस किसी भी अनाज की, जो उसमें प्राइमरीली होनी चाहिए। अगर ये डिस्टर्ब हो गई, उसके किस हिसाब से पीसा जा रहा है उसको या लोगों को दिया जा रहा है खाने को, उससे काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आटा ज़्यादा देखने में सफ़ेद दिखे, इस कारण उसका छिलका उतारा जाता है। तो इस कारण से उसका डाइटरी फाइबर का जो कंपोजिशन है वो लो हो जाता है, और जब फाइबर लो होता है तो बॉडी हमारा जो अब जब खाना हम खाते हैं तो उसमें जो शुगर जो होता है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, और इसी के कारण कई जो डायबिटिक लोग होते हैं वो गेहूं की रोटी नहीं खाते हैं, क्योंकि वो उनका जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको एकदम बढ़ा देता है। और इसी कारण से ही जो पैकेट का आटा होता है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को नुकसान देता है। तो अभी हम अगर अन्य अनाज की बात करें तो इसमें कौन कौन से अनाज हैं जो हम सही तरीके से मिक्स कर सकते हैं जिससे हमारी हेल्थ को फ़ायदा मिले? हम गेहूं के साथ चना, जौ, रागी, बाजरा ये मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा बना सकते हैं। अथवा इसके साथ ही और भी चीज़ें हैं, राजगिरा है, आपका सोयाबीन है, इनको भी उसमें लिया जा सकता है। तो ये सब मिश्रित करके और मल्टीग्रेन आटा बना के अपन बॉडी को इससे काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं बजाय अकेला गेहूं खाने से। तो ये आटे हर तरह से फ़ायदेमंद है, मोटा भी पिसता है, थोड़ा फाइबर भी होता है, और ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ओके, अभी अगर हम बात करें कि आपने जितने भी और अनाज की बात बताई, उसमें सब में फ़ाइबर तो होता ही होगा मोटे मोटे तौर पे, लेकिन अगर हम हर किसी अनाज की प्रॉपर्टी पे बात करें कि किस में क्या कुछ खास होता है, तो आप कुछ उदाहरण देना चाहेंगे, कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे जिससे कि दिमाग में हमारे बैठ जाए कि हमारी ऐसी, जैसे रागी की हम बात करते हैं कई बार डायबिटिक लोगों को खाने के लिए, उससे उनको फ़ायदा रहता है। इस तरीके से और भी जो अनाज हैं उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? जैसे रागी है, रागी फाइबरस होता है, तो ये फाइबर ज़्यादा मात्रा में देता है। इसी प्रकार चना है, चना में विटामिन बी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आयरन की मात्रा होती है। और इसी तरह ये नचनी, जौ, ये है, ये उच्च फाइबर का स्रोत है, ग्लूटोन मुक्त संयोजन है ये। तो अपन इन कई तरीके के तीन तीन, अगर हम सभी ना मिला के तीन तीन नाजों को भी मिला के उसकी रोटी बनाएं, डिफरेंट टाइप की रोटी बनाए, कभी किसी तीन को मिलाया, कभी किसी तीन को, जैसे रागी कूटू और सिंगाड़ा मिला लिया, कभी गेहूँ, चना और मक्का मिला लिया, गेहूँ, जौ और नचनी मिला लिया। आजकल तो काला चना और काला गेहूँ भी प्रचलन में आ गया है, तो ये भी उच्च फाइबर के स्रोत हैं ये। तो ये अपने शरीर के ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, और अपने बीपी और डायबिटीज़ में ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होते आ रहे हैं। आजकल इसका प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि गेहूं कितना प्रपोर्शन होना चाहिए, उसको हमें कुछ ध्यान में रखना चाहिए क्या? कि अगर मैं बोलूं कि मैं गेहूं बिल्कुल ही यूज़ ना करूं या मैं केवल 5% करूं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे ओवरऑल आटे पे? इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? इसका सीधा सीधा संबंध गेहूं से ये है कि जो और अन्य अनाज हैं वो उनमें थोड़ा सा लूज की कमी रहती है, तो गेहूं का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। आज गेहूं के साथ अपन चना मिलाते हैं या जौ मिलाते हैं या रागी मिलाते हैं, तो रोटी बनाने में गेहूं की मात्रा उनको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। और अगर गेहूं की मात्रा कम लेते हैं तो वो रोटी बनाने में असुविधा होगी, क्योंकि इन और अनाजों में उतना लोच नहीं होता है, इसकी रोटी टूट टूट जाती है। तो उसमें यही है कि अपन गेहूं की मात्रा कुछ कम करके या बराबर बराबर करके 4-5 अनाजों की उस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी गेहूं को बिल्कुल नकार नहीं सकते, तो गेहूं तो लेना ही पड़ेगा। बाकी अन्य अनाज हैं तो उनको उसी रेशो में ले सकते हैं जिससे रोटी सही ढंग से बन जाए और वो फ़ायदेमंद भी रहे। जी, और अगर मैं मौसमों की बात करूं
कि सर्दी में, गर्मी में, बरसात में भी हमें ध्यान रखना चाहिए क्या कि हमें किस तरीके के अनाज का सेवन करना चाहिए? सर्दी में अपने आसपास का तापमान ठंडा रहता है, तो हमें थोड़ी गर्म खाद्य पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो मक्का है, मक्का का तासीर गर्म होती है, ज्वार है, इनकी तासीर गर्म होती है, तो हम इन अनाजों को प्रेफर कर सकते हैं। इसके विपरीत गर्मी में क्या, गर्मी में गर्म मौसम रहता है अपने आसपास और हम ठंडी चीज़ें इस्तेमाल, तो उस समय हम जौ का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, चने का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, रागी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम मतलब अपने प्रकृति के अनुसार भी अपने इस फाइबरस आटे को, मल्टीग्रेन की डिफरेंट को बढ़ा सकते हैं। जैसा मौसम हो उसके अनुसार इसमें चेंजेस ला सकते हैं, जिससे अपना स्वास्थ्य भी सही रहेगा और अपने को सभी तत्वों की पूर्ति होती रहेगी हमारे शरीर के लिए। तो इसका बहुत कुछ संबंध पंच तत्वों से भी है, क्योंकि हमारा शरीर भी उसी से बना हुआ है। तो जो चॉइस करनी है उसको भी काफ़ी सोच समझ के करना चाहिए कि मौसम क्या है या फिर हमारी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बट थोड़ा और इसमें आप कुछ बताना चाहेंगे क्या पंच तत्वों के बारे में? जैसे अब हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो जो हमारे आसपास जो अनाज उगते हैं उनकी तासीर भी उसी की तरह होती है। जैसे ओट्स की तासीर वायु से मैच खाती है, वायु जो तत्व है उससे ओट्स की तासीर मैच खाती है और हमारे शरीर को शांत रखती है जी। इसी प्रकार जल की तासीर साबुत, यह शरीर को दलिया है, दलिया अपन खाएं तो उसकी तासीर जल से मिलती है। चावल खाएं, चावल की तासीर जल से मिलती है। इसी प्रकार किनोवा जो अनाज होता है, ये भी एक ग्रेन्स वो है, तो इसकी भी अग्नि की तासीर होती है। ये अग्नि से मैच खाती है और शरीर की मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है ये। तो इस तरह की ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार पृथ्वी की तासीर में बाजरा और ज्वार से मैच खाती है। बाजरा ज्वार जो है वो पृथ्वी से मैच खाता है, तो ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। इसी प्रकार चना दाल है, उसकी तासीर आकाश से मैच खाती है, तो ये खुलापन और सहनशीलता को बढ़ावा देता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सभी अनाज हमारे इर्द गिर्द हमारे शरीर के बनावट में ही शामिल हैं। इसी प्रकार हमारे जो पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, ये अनाज भी उन्हीं की इस अनुसार घटते बढ़ते हैं, उनकी तासीर हमारे साथ। तो ये चीज़ हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हो जाती है कि हम उनको उसी के आधार पर दें शरीर को। अभी आजकल की लाइफस्टाइल पे और जाते हैं कि अक्सर इतने ठेले और इतने स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, तो आप लोगों का क्या मानना है? आपको कैसा लगता है वो सब देख करके? कभी आप लोगों का भी मन करता है कभी खाने का ये सब? वर्तमान समय में जो आजकल फास्ट फूड चल रहे हैं, तो आज की जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उसको काफ़ी चाव से खाते हैं, खाने में उनको अच्छे भी लगते हैं। लेकिन हमारा ऐसा कभी ना मन हुआ, ना हमने पहले कभी खाया, ना आज खाते, ना कभी आगे खाने की उम्मीद है, और ना उन चीज़ों को पसंद करते। हमारे ज़माने में वो सब परंपरागत थी, खाना, मिठाइयाँ सब उसी तरह की बनती थी, तो वही पसंद करते थे, आज भी वही पसंद करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ों को अवॉइड करें। आज की नई जनरेशन ये सब शरीर के लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है, तो हम लोग इसको कतई पसंद नहीं करते। जी बिल्कुल। बट सच्चाई ये है कि आज की डेट में बहुत जो यंग लोग हैं, सबको कहीं ना कहीं वो बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट लगता है अपनी जीभ पे। तो मे बी शिवम जी आप बताएंगे क्या कि आपको कोई ऐसा फास्ट फूड पसंद है, या फिर इन जनरल बहुत सारे कुछ फास्ट फूड ऐसे हैं जो आपको पसंद है? अगर हैं तो क्यों हैं? जी, अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे ऐसा कोई एक आध मैं कहूँ कि कुछ फास्ट फूड में कुछ पसंद हो, तो मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर कोई एक आइटम तो नहीं कहूँगा। कभी हम जैसे बाहर जाते हैं, कुछ मन हो गया कि कहीं मोमोज खा लिए, कहीं किसी ठेले पे कहीं नूडल्स खा लिए, तो मतलब ऐसा कुछ भी हम खा लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान करता ही है। अगर मैं कहूँ कि कभी किसी दिन मानिए कि ऐसा कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा खा लिया, तो पेट में भी दर्द होना, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। बट इतना कुछ होने के बाद भी हमें बहुत बार पता होता है कि गड़बड़ हो सकता है, उसके बाद भी मन करता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या
इसके पीछे रीज़न हो सकता है? ये कह सकते हैं थोड़ा टेस्ट डिफरेंट होना, जैसे कि घर का अपन खाना खा लेते हैं, कई बार खाते रहते हैं, तो शायद ऊब जाते हैं, तो इसलिए ज़बान पे एक अलग टेस्ट लाने के लिए हम बाहर का खाना खा लेते हैं। पर अगर ये कहा जाए मुझसे कि रोज़ बाहर खाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना वो सेहत के लिए अच्छा है, और शायद वही है कि 2 से 3 दिन भी खा लेंगे तो हो सकता है कि टेस्ट भी अच्छा ना लगे, और फिर कहीं ना कहीं वो जेब पर भी भारी पड़ता है। अधिकतर युवा जो हैं आज की डेट में, हम लोग यही सोचते हैं कि मतलब थोड़ा चेंज हो, और वो चेंज के चक्कर में कई बार बहुत ज़्यादा हम बाहर खा लेते हैं, जो कि हानिकारक होता है हेल्थ के लिए। तो यही समझना चाहेंगे कि आपके समय में क्या था ऐसा कि जो आपको मन में भी हो सकता है करता हो या फिर ऑप्शन नहीं हो, बट आप पहले तो ये बताइए कि आपका मन करता था क्या कुछ बाहर का खाने का? हमारे टाइम में तो ये फास्ट फूड कुछ चलते ही नहीं थे, और घर का खाने से कोई परेशानी भी नहीं होती थी। जब कभी कोई इच्छा हुई कुछ अलग हटके बनाने का, तो घर में माता जी से, भाभी से, कोई भी जो पेरेंट्स हुए, क्योंकि संयुक्त परिवार प्रथा थी उस टाइम में, तो बोल देते थे, वो चीज़ बन जाती थी। और आज तो इन चीज़ों का इतना चलन हो गया कि घर के हमारे जो आज नई जनरेशन के बच्चे हैं वो भी इन चीज़ों को पसंद करते हैं। भाई हमने कभी इन चीज़ों को ना पसंद किया और ना कभी खाया बाहर। तो अगर मैं इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करूं तो बहुत बार ये बहुत हद तक ये भी चीज़ सही हो सकती है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, और ये भी हो सकता है कि जिस हिसाब से हम खाना पकाते हैं, एक दूसरा एंगल ये भी है कि जिस हिसाब से हम खाना पकाते हैं, हम चूल्हे से दूर हो गए हैं, और हमारा अनाज भी, हम बहुत कुछ रिफाइंड खा रहे हैं। अगर हम आम लोगों से बातचीत करें या आम जनता मेजॉरिटी को देखें, तो बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि चक्की का जो बड़ी मिल का या पैकेज वाला आटा खा रहे हैं। तो हो सकता है उससे भी टेस्ट में परिवर्तन आया हो, तो इंसान बोर हो जाता है घर का खाना खा के, जल्दी कुक हो रहा है तो हो सकता है उसमें स्वाद इतना नहीं आ पाता हो। तो बच्चे हैं या यंग लोग हैं या आज की जनरेशन बोल सकते हैं, तो वो बाहर की तरफ भागती है कि कुछ अलग खाएं, तो वो परिवर्तन ढूंढती है। मे बी क्योंकि थोड़ी जेनेटिक मेमोरी भी होती है हो सकता है कि वो उस टेस्ट को खोज रहे हो जो 2 जनरेशन पहले कभी रहा हो। क्योंकि मुझे लगता है कई बार हम लोग भी बहुत पसंद करते हैं, अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से बात करोगे जो आज की जनरेशन का हो कि आपको क्या चूल्हे का खाना खाने का मन हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मना करेगा। 100 में से 99 लोग बोलेंगे कि हाँ ये तो बहुत एक्साइटिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा पिकनिक जैसा होगा, थोड़ा फ़न होगा। तो हर किसी को उस चीज़ की तलाश रहती है, मुझे ऐसा लगता है। तो जो हमने मॉडर्न टाइम्स में चेंजेस कर दिए हैं इतने अपने किचन में, अपनी डाइट में, और पैकेज बेस्ड फूड बहुत सारा आ रहा है, बहुत सारा फर्टिलाइज़र भी आ रहा है, तो हो सकता है कि हमें वो न्यूट्रिएंट्स उतने नहीं मिलते हों जो पहले के ज़माने में मिलते हों लोगों को। तो कहीं ना कहीं बॉडी कुछ और की तलाश में रहती है, और उस तलाश में हम कहीं इधर उधर भटकते हुए कई बार स्ट्रीट फूड में चले जाते हैं, कई बार खुद से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं जो भी पैकेज रहता है, कई बार इंस्टेंट नूडल्स बोल लो या फिर इस तरीके से। तो ये हो सकता है, बट जिस हिसाब से इस कॉन्वर्सेशन में हमने डिस्कस किया, तो तितर बितर तो हैं मतलब चीज़ें जो कि सही करनी चाहिए अपने हेल्थ को सही करने के लिए। एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं टोटली फास्ट फूड को अवॉइड नहीं कर रही हूँ। हम लोग, हमारी जो जनरेशन है, इस चीज़ को गलत नहीं कह रही कि मतलब फास्ट फूड गलत है, लेकिन फास्ट फूड को बनाने का तरीका गलत है। उसमें जो आटा या रिफाइंड आटे का इस्तेमाल हो रहा है, मैदा वगैरह, यदि उसकी जगह वो मल्टीग्रेन से बनाई जाए, आज के बल्कि कई देशों में मल्टीग्रेन की ब्रेड्स बन के आ रही हैं, यदि उसके इस्तेमाल के द्वारा बनाई जाए, साफ़ सुथरी बनाई जाए, तो कभी कभार अगर बच्चे फास्ट फूड खाएं तो मैं समझती वो कोई ऐसी हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो मेरा सुझाव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता मल्टीग्रेन पे ध्यान दे और मिल आटे को अवॉइड करे, तो हो सकता है आपके स्वास्थ्य में और स्वाद में दोनों में परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, इस चीज़ पे मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा जहाँ पर हमने अलग अलग कॉर्नर्स पे जाकर के अपने बुनियादी सवाल के उत्तर ढूंढने की कोशिश करी कि भाई हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम आगे के एपिसोड्स में बाकी की चीज़ों पे भी कवर करेंगे
जो थाली पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, अभी हमने अनाज पे बात करी, हम और भी चीज़ों पे बात करेंगे, बस अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।